गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्टडी नोट 5, मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। मेजरमेंट टेक्निक्स यहां पर बेटा बताया गया क्वेश्चन में मेजरमेंट करना है हमें किस चीज का? प्रोडक्टिविटी का। और प्रोडक्टिविटी की और मेजरमेंट करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, तो उन्हीं टेक्निक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं? व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी? तो इसको समझने के लिए पहले आपको कुछ एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे कि प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी सबसे पहले कुछ चीजें मेरे साथ लिखेंगे। फर्स्ट, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू यूटिलाइजेशन। हाँ जी, यूटिलाइजेशन। आपको ध्यान होगा, आपने बेटा एक क्लास कवर की थी कैपेसिटी प्लानिंग की। कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर एक क्वेश्चन आया था हमारे पास प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। तो उस क्वेश्चन को मैंने जब क्लास में सॉल्व कराया था तो आपको बताया था प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन। इसका इन दोनों का मिक्सअप होता है बेटा प्रोडक्टिविटी के अंदर। अब वहां पर मैंने आपको बताया था बेटा एफिशिएंसी को अलग कैलकुलेट करना और यूटिलाइजेशन को अलग कैलकुलेट करना। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल कर जाएगा प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला लिख दिया जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्टिविटी को समझा था। अभी और डिस्कस करेंगे आगे, पहले लिखते जाए साथ में। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू यहाँ पर टोटल आउटपुट डिवाइड टोटल इनपुट। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट डिवाइड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्कर। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आउटपुट डिवाइड टोटल मैन आवर। हाँ जी, यहाँ प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू लिखेंगे नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एडिड वैल्यू डिवाइड में लेबर कॉस्ट। यहाँ प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू लिखेंगे एडिड वैल्यू डिवाइड में कन्वर्जन कॉस्ट। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू लिखेंगे आउटपुट ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय इनपुट कंज्यूम्ड। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू लिखेंगे परफॉर्मेंस achieved divide resource consumed। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर what product produce divide required produce। और इसी को बोलते हैं यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। हाँ, तो आपने देखा बेटा कितने सारे फार्मूले मैंने यहाँ पर लिखवाए आपको प्रोडक्टिविटी के। इन सबको आप कॉपी कर लेंगे धीरे धीरे वन बाय वन कॉपी कर लेंगे। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी। एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी शब्द है क्या? प्रोडक्टिविटी को कहा जाता है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हायर प्रोडक्टिविटी का यूज किया जाता है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो हायर प्रोडक्टिविटी का यूज करती है। अब प्रोडक्टिविटी कैसे देखी जाएगी? वर्कर के बेस पे देखेंगे, नंबर ऑफ आवर के बेस पे देखेंगे, कैपेसिटी के बेस पे देखेंगे, नेट प्रॉफिट के बेस पे देखेंगे, या जो आउटपुट हमने बनाया उस आउटपुट की वैल्यू क्या है और उसे बनाने के लिए हमने क्या क्या इनपुट यूज करा है उनके बेस पे देखेंगे। तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी निकालने के काफी सारे फार्मूले होते हैं और प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक फार्मूले से सॉल्व नहीं हो सकती या किसी एक पॉइंट को प्रोडक्टिविटी से नहीं नापा जा सकता। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है प्रोडक्टिविटी का, इसको तो हम बाद में जब थ्योरी का चैप्टर करेंगे तब कवर करेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोडक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
जैसे यहां पर भी आ गया एक प्रोडक्टिविटी हमारे पास। हाँ, यहां लिखा हुआ बेटा प्रोडक्टिविटी के बारे में, P इज इक्वल टू O अपॉन आई। तो P का मतलब यहां बताया गया प्रोडक्टिविटी, O का मतलब आउटपुट और I का मतलब इनपुट। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगा तो कुछ और फार्मूले यहाँ पे मैं आपको लिखवा दूंगा प्रोडक्टिविटी के। अब यहां देखिए बेटा, मेन आवर आउटपुट। हाँ जी, मेन आवर आउटपुट दिख रहा है। यहां प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है यूनिट ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय टोटल मैन आवर। या प्रोडक्टिविटी रेशो के बेस पर देखें तो यहां मीनिंग है प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां प्रोडक्टिविटी का मीनिंग दे रखा है वैल्यू एडिड डिवाइड बाय लेबर कॉस्ट, और यहां वैल्यू एडिड वैल्यू डिवाइड बाय कन्वर्जन कॉस्ट। सबको डिस्कस करेंगे आगे जाके। हाँ, सबसे मेन हम यहां से स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो देखिए द टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। हाँ जी, ये जो टर्म्स है प्रोडक्टिविटी की, ठीक है, ये एक ऐसी टर्म है जो डिफरेंट इमेज पैदा करती है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकलती है टू डिफरेंट पीपल के लिए एंड इवन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी का जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। प्रोडक्टिविटी का नाम आते ही डिफरेंट इमेज बनती है हर किसी के माइंड में। तो इसका मतलब खाली प्रोडक्टिविटी शब्द से हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए हमें इनपुट की इंफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और हमसे क्या प्रोडक्टिविटी के बारे में कैलकुलेट कराया जाएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू सोलोमन फैब्रिकेंट, ये राइटर है, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी इज ए सब्जेक्ट सराउंडेड बाय कंसीडर कंफ्यूजन। इसका मतलब ये कंफ्यूजन से घिरा हुआ एक सब्जेक्ट है। द ILO पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग हायर प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री has defined productivity as the ratio between, इस पॉइंट को ध्यान रखना बेटा, पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, क्या है बेटा, हायर प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हाँ जी, डिफाइन प्रोडक्टिविटी को क्या से डिफाइन किया, रेशो बिटवीन आउटपुट ऑफ वेल्थ एंड इनपुट ऑफ रिसोर्सेज यूज, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो एक तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब यहां एक डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझना हमें प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड इन टू वे। टू वे दो तरीका से देखेंगे। इन सिंपल टर्म प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज ए रेशो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। ये दूसरा, रेशो बिटवीन व्हाट इज प्रोड्यूस एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। तो ये फार्मूला बन जाता हमारा प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट ऑब्टेन डिवाइड इनपुट कंज्यूम। इसी के बेस पर अभी हम आगे कुछ एग्जाम्पल समझेंगे प्रोडक्टिविटी के लिए और फिर को सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी थोड़ा थोड़ा बेसिक एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया किसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। और ये दूसरा पड़ा प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अचीव डिवाइड बाय रिसोर्स कंज्यूम या फिर इफेक्टिवनेस अपॉन एफिशिएंसी। इन्हीं के बारे में पहले पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। प्रोडक्टिविटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टर्म्स है जो कंफ्यूजन से घिरा हुआ है। हर किसी व्यक्ति के लिए इसकी जो इमेज बनती है वो डिफरेंट बनती है, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आती है। तो ये एक हाँ
स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी का। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफाइंड एज ए रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं। पहले आप एक एग्जाम्पल लें। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब यह है कि बेटा जो हमने आउटपुट बनाया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग यह है जो हमने आउटपुट बनाया है, जो हमने प्रोडक्शन बना करा है, बेटा उसकी वैल्यू क्या है। जैसे हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर देखे, हमने प्रोडक्ट बनाया, हाँ जी, प्रोडक्ट बनाया हमने ए, बी और सी। कितना, तो जितनी भी क्वांटिटी हमने प्रोडक्ट ए की बनाई, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, उनकी जो वैल्यू है जिनको हम सेल करेंगे सर, वो है आपकी 2 लाख। और बी, बी की वैल्यू है 3 लाख और जो सी है उसकी वैल्यू 5 लाख। इसका मतलब टोटल जो हमने 3 प्रोडक्ट बनाए, इनकी टोटल वैल्यू कितना, 10 है। अब सर ये बना तो दिए हमने, लेकिन इनको बनाने के लिए हमने कुछ इनपुट यूज करा होगा, तो उस इनपुट को कहते हैं, सभी इनपुट की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट। इसको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए वैल्यू ऑफ इनपुट में मेरे पास एक मशीन है, उसका यूज किया तो मशीन आवर, या फिर आवर की जगह हम इसको कॉस्ट ले लेते हैं कि जो हमने मशीन यूज की है उसकी कॉस्ट कितनी आई उस मशीन को यूज करने की। एक मटेरियल और एक हमारे पास लेबर। हाँ, जो मैंने मशीन यूज की प्रोडक्ट ए को बनाने में, तो सर मशीन की कॉस्ट आ गई मेरी 5000 रुपीज, बी प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट आ गई मेरी 6000 रुपीज, और सी बनाने में मेरी कॉस्ट आ गई 10,000 रुपीज। मेटीरियल मैंने ए के लिए यूज कर लिया 50,000 का, और बी के लिए मैंने यूज कर लिया 12,500 का, और सी के लिए यूज कर लिया मैंने 2 लाख, ये 1,25,000 बी के लिए, और ये 2,50,000। और लेबर कॉस्ट मैंने यूज की प्रोडक्ट ए के लिए 75,000, बी के लिए 1,50,000 और सी के लिए भी 1,50,000। अब यदि मैं ये देखना चाहता हूं बेटा, सबसे पहले मैं किसकी प्रोडक्टिविटी हायर है, किस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी हायर है, किस प्रोडक्ट की लोअर है, तो कैसे मैं चेक करूं, प्रॉफिट के बेस पे चेक करना मुझे या प्रोडक्टिविटी के बेस पे चेक करना, मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाना बेनिफिशियल है, किस प्रोडक्ट में मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, किस प्रोडक्ट में मुझे लॉस होगा। तो ये सब मुझे कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्टिविटी पे आना पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, सबसे पहले मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, यही बना देता हूं प्रॉफिट। प्रॉफिट पहले तो टोटल कॉस्ट देखते हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट ए को बनाने में जो मेरी कॉस्ट आई 75,000, 5,000 और 50,000, तो 75 और 5 80 और 50,000 मिलाकर कितना हो गया मेरे पास 1,30,000। ओके, बी को देखें तो 1,50,000
और 1,25,000 और 6,000, कितना हो जाएगा? 150, 250, 275, 281, 2,81,000। सी की देखें, ये हो गया 4,10,000। ये मेरी कॉस्ट है। प्रॉफिट, हाँ जी, प्रॉफिट चेक करें, देखिए यहां पर मेरी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है प्रोडक्ट ए की वो 2 लाख रुपीज है और कॉस्ट आ रही मेरी 1,30,000। इसका मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का होता? 70,000 का प्रॉफिट होता मुझे प्रोडक्ट ए में। प्रोडक्ट बी में कितने का प्रॉफिट होता है? सर 3 लाख रुपीज वैल्यू ऑफ आउटपुट है और 2,81,000 कॉस्ट है। इसका मतलब 19,000 रुपीज का, और नीचे 4,10,000 कॉस्ट, 5 लाख रुपीज वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पर 19,000 रुपीज। अब यदि मैं यहाँ पर चेक करूं प्रॉफिट के बेस पर तो मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, तो सर मुझे प्रोडक्ट सी के अंदर प्रॉफिट हो रहा 19,000 रुपीज का। इसके मतलब मेरे लिए ये बेनिफिशियली होना चाहिए, लेकिन ये तो प्रॉफिट के बेस पर है। अब मैं निकालता हूं इसको प्रोडक्टिविटी के बेस पर, क्योंकि कंपनी में होता है प्रोडक्टिविटी के बेस पर डिसीजन लिया जाता है। हाई प्रोडक्टिविटी का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो यहां प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे देखें। प्रोडक्टिविटी के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट, हाँ जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ए प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है आउटपुट की? 2 लाख रुपीज, रेज तो वैल्यू ऑफ इनपुट। प्रोडक्ट ए के लिए वैल्यू कितना, इनपुट कितना है सर? 1,30,000। तो इनका रेशो चेक करें, कैलकुलेटर निकाल के जल्दी से फटाफट। हाँ जी, चेक करें, 2 लाख डिवाइड बाई 1,30,000, तो ये रेशो आ जाएगा आपका 1.538। कैलकुलेटर निकाल लीजिए, चेक करें, 1.538। सेम बी का निकालो, 3 लाख, 281, 2,81,000 इक्वल टू, कैलकुलेटर पे चेक करें, 5 लाख डिवाइड बाय 4,10,000 इक्वल टू 1.21। अब यहां पे देखिए बेटा, प्रोडक्टिविटी जो हायर आ रही है, हायर प्रोडक्टिविटी जो आ रही है वो प्रोडक्ट ए की आ रही है, और जो प्रॉफिट के बेस पे हम डिसीजन ले तो प्रॉफिट हायर किसका आ रहा था? प्रोडक्ट सी का। तो डिफरेंस आया दोनों में। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो यूज करते हैं किसका? प्रोडक्टिविटी के बेस पर। क्यों? अब यहां पर सर आपको तो प्रॉफिट सर ए में ज्यादा हो रहा है, तो हम सी क्यों यूज कर रहे हैं? तो लॉजिक समझो बेटा। प्रोडक्ट ए की हम बात करें, प्रोडक्ट ए की हम बात करें तो ध्यान से समझना बेटा, प्रॉफिट हमें ज्यादा हो रहा है प्रोडक्ट सी में, लेकिन फिर भी हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट ए को। क्या रीजन है? ध्यान से समझो। यहां पर हमें 70,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, और जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसको बनाने के बाद उसकी वैल्यू आती है 2 लाख रुपए। देखिए बनाने में कॉस्ट कितनी लग रही है? 1,30,000 रुपीज। इसका मतलब यह है कि सर 1,30,000 रुपए लगा के एक तो हमें प्रॉफिट हो जाता है 70,000 रुपए का, 70,000 रुपीज का, और हमारी सेल होती है 2 लाख रुपए की। ठीक है, अब इसका मतलब हमें पैसे का कितने का इंतजाम करना है? 70,000 रुपए कमाने के लिए सिर्फ कॉस्ट लगानी 70,000, 1,30,000, 1,30,000 की कॉस्ट लगानी है, और 2 लाख रुपीज में प्रोडक्ट बिक जाएगा और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 70,000। और सी की बात करें तो सर सी बनाने के लिए हमें 4,10,000 रुपीज लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब एक तो हमें कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी, और उसके बाद भी कितने का प्रोडक्ट बिकेगा? ओनली 5 लाख। इसका मतलब प्रॉफिट कितना?
सिर्फ 90,000 रुपए। प्रोडक्टिविटी देखे तो सर प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं ए से कम आ रही है सी की। प्रॉफिट बेशक ज्यादा आ रहा है, लेकिन सर प्रॉफिट आ रहा है 90,000, लेकिन उसके लिए सर पैसा भी तो लगाना पड़ रहा है हमें ज्यादा, 4,10,000 रुपए। इसलिए इन दोनों में हम कंपेयर करें तो जिसकी प्रोडक्टिविटी हायर है उस प्रोडक्ट को कंपनी को यूज करना चाहिए। तो इस वजह से यहां पर कौन सा प्रोडक्टिविटी सेलेक्ट होगी, प्रोडक्ट ए वाली। क्लियर हो गया पॉइंट? हाई प्रोडक्टिविटी यूज की जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक, चल इसके बाद एक और एग्जांपल समझेंगे। कौन सी पार्ट को बना रहा हूं मैं अभी आपको बताया, मैं रेशो बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट डिवाइड वैल्यू ऑफ इनपुट। इसी के साथ एक और पॉइंट लिखा हुआ था 2 वे के अंदर, उस एग्जांपल को भी समझाता हूं मैं आपको। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 लिखे साथ में। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 8 आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 8 आवर्स शिफ्ट पर डे इज इक्वल टू 500 यूनिट। सर स्टैंडर्ड आउटपुट जो होता है 8 आवर्स की शिफ्ट में पर डे काम करने पर वो होता 500 यूनिट, और यहां पर एक्चुअल आउटपुट ऑफ ईच वर्कर ऑफ 8 आवर शिफ्ट पर डे। यहां पर मेरे पास कुछ वर्कर हैं, यहां पर मेरे पास कुछ वर्कर हैं, जैसे वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। इन्होंने भी 8 आवर्स काम किया पर डे, और सब पर डे इनका जो प्रोडक्शन है ए का है 400 यूनिट का, बी का मेरा 600 यूनिट का, और सी का मेरा 350 यूनिट का। अब मुझे क्या करना, प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहां पर प्रोडक्टिविटी का एक फार्मूला बताया आपको, क्या था? हाँ जी, चेक कराता हूं आपको। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ था व्हाट इज प्रोड्यूस एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या मैंने प्रोड्यूस किया और मुझे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या प्रोड्यूस करने की। इसका मतलब हो गया व्हाट इज प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट, और व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, इसका मतलब होना कितना चाहिए था, रिक्वायर्ड कितनी थी टाइम के अकॉर्डिंग, सर स्टैंडर्ड। तो यहां फार्मूला बनता बेटा आपका एक्चुअल आउटपुट का मतलब व्हाट इज प्रोड्यूस, और डिवाइड में स्टैंडर्ड आउटपुट। हाँ जी, परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100 करेंगे। अब पहले ए की बात करें तो सर ए की प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी बताइए। ए की प्रोडक्टिविटी कितनी, सर एक्चुअल आउटपुट तो इनका है 400 और स्टैंडर्ड कितना था 500 इंटू 100 इज इक्वल टू 80%। बी की प्रोडक्टिविटी कितना होगा, सर एक्चुअल तो है 600 और स्टैंडर्ड 500 इंटू 100 इज इक्वल टू 120%। सी के अंदर 350 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 इज इक्वल टू 70%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दोनों पार्ट हो गए प्रोडक्टिविटी के, जो हमसे बताया गया था डेफिनेशन के अंदर
क्या था डेफिनेशन में? द टर्म प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड इन टू वे. इन सिंपल टर्म, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज ए रेशियो बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट, और दूसरा है रेशियो बिटवीन व्हाट इज प्रोड्यूस एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस. तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया आपका. अब नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी. देखिए काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो यहां पर लिखा हुआ बेसिकली प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड इन टू वे. हाँ जी, अभी पीछे भी क्या था, वही पॉइंट आ गया, टू वे. पहले एक पॉइंट आता है काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी, कितने टाइप की प्रोडक्टिविटी है? तो सर दो टाइप की प्रोडक्टिविटी है, एक होता है टोटल प्रोडक्टिविटी और एक होता है पार्शियली प्रोडक्टिविटी. ओके, तो टोटल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट, और पार्शियली प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, पार्शियली प्रोडक्टिविटी निकालते हैं तो यहां का होता है जैसे हमारे पास इनपुट होता है, लेबर है, मशीन है, ठीक है, मटेरियल है, तो इन सब की इंडिविजुअली प्रोडक्टिविटी. जैसे एग्जांपल समझे, यदि मुझे लेबर की प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो फार्मूला बनेगा पार्शियली प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू टोटल आउटपुट डिवाइड बाय लेबर आवर, या फिर लेबर की कॉस्ट. ठीक है, इसका मतलब है मैंने जो टोटल आउटपुट बनाया, उस टोटल आउटपुट को बनाने के लिए मैंने लेबर कितने रुपए की लगाई या कितने लेबर आवर लगे, तो ये आएगा सिर्फ प्रोडक्टिविटी किसकी? लेबर की. यदि मैं कैपिटल का यूज करता हूं, कोई मशीन का यूज करता हूं, तो सर मशीन की भी निकाल सकता हूं अलग से. कोई कैपिटल का यूज करता हूं तो कैपिटल की लगा सकता हूं. सेम एक एक पार्ट की निकाल सकता हूं. जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, इस एग्जाम्पल को समझिए. एग्जाम्पल ये है, फर्म यूज ₹50 lakh इन कैपिटल एंड 50,000 लेबर आवर पर ईयर, प्रोड्यूस ₹5 crore इन प्रोडक्ट. मतलब सर 5 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट बनाने के लिए, 5 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट बनाने के लिए 50 लाख रुपीस की तो मैंने कैपिटल लगाई और 50,000 आवर लगाए लेबर के. अब यहां क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द पार्शियली प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड पार्शियली प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. मुझे कैपिटल की और लेबर की पार्शियली प्रोडक्टिविटी बतानी है. तो यहां सॉल्यूशन भी दिया हुआ है एग्जांपल को समझाने के लिए. पार्शियली प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू, अभी मैंने ऊपर बताया था टोटल आउटपुट. टोटल आउटपुट कितना? 5 लाख, तो 5 करोड़. तो यहां लिखा हमने 5 करोड़ डिवाइड, मैं किसकी निकाला? प्रोडक्टिविटी, लेबर की. तो चेक करो क्वेश्चन के अंदर लेबर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है. तो 50,000 लेबर आवर है, तो 50,000 लेबर आवर से इनको कर दो डिवाइड. 50,000 लेबर आवर से इनको कर दो डिवाइड. 5 करोड़ डिवाइड बाय 50,000 इज इक्वल टू 1,000. इसका मतलब ये 1 घंटे लेबर काम करती है, तो सर 1,000 रुपए की वैल्यू के बराबर आउटपुट निकालती है. इसका मतलब जो आउटपुट आता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1,000 रुपए का बनता है 1 घंटे के अंदर. अब पूछता क्वेश्चन पार्शियली प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. कैपिटल का ही वही टोटल आउटपुट 5 करोड़ डिवाइड बाय कैपिटल कितनी यूज करी हमने? 50 लाख की, तो डिवाइड में 50 लाख इज इक्वल टू 10 रुपीज. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सर 1 रुपए जब कैपिटल लगती है प्रोडक्ट बनाने में, तो सर हमारा 10 रुपए के बराबर आउटपुट. का मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो 10 रुपए की वैल्यू के बराबर बनता है. 1 रुपए की कैपिटल लगाते हैं तो उसके 10 गुना के बराबर हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार होता है. इन दोनों का मीनिंग हो गया और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, पार्शियली और टोटल प्रोडक्ट. टोटल हम पीछे कर चुके हैं, टोटल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल. अब यहाँ पर टोटल की बात करते तो 5 करोड़ डिवाइड बाय टोटल हो जाता है, डिवाइड में कितना? 50,000, 50 लाख 50,000, 50 लाख रुपए की कैपिटल और आपका 50,000 रुपए की लेबर, इन दोनों को जोड़ लेते. लेकिन क्योंकि यहाँ पर लेबर की कॉस्ट नहीं दे रखे, आवर दे रखे, इसलिए इसको नहीं जोड़ते. यदि इसकी कॉस्ट का रेट गिवन होता तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते लेबर आवर को और उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते.
तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब इसी के बेस पर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं चैप्टर की। अब यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ये, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे जब थ्योरी का पार्ट करेंगे। जो हमें जरूरत है अभी वो हमने यहाँ से कवर कर। अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एग्जाम में आया था एक बार। सबसे पहले हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 निकालिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 निकालिए। ये आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फर्म यूज रुपीज 20 lakh in a capital and 20,000 labor hour per year, produce rupees 2 crore in product. What is the partially productivity of labor and partially productivity of capital? बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल जो अभी हमने कराया था, सिर्फ अमाउंट को चेंज किया है। यहाँ 20 लाख कर दिया, वहां 50 लाख था, या 20,000 लेबर आवर कर दिए, वहां पर 50,000 था। यहाँ 2 करोड़ रुपए कर दिए, वहां पर आपका 5 करोड़ रुपए थे। इसका मतलब सिर्फ 5 की जगह 2 कर दिया पूरा क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कैसे आएगा आंसर? बिल्कुल सिंपल सा, सर हमें निकालना पार्शियली प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की। हाँ जी, किसकी निकालनी है? पार्शियली प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? पार्शियली प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की। बहुत सिंपल तरीका, सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 2 करोड़, और सर लेबर के आवर कितने? 20,000। कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से 1, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 1,000। पहले भी आंसर यही आया था एग्जाम्पल में, यहां भी आंसर वही। इसके बाद सर हम निकालते हैं किसकी? कैपिटल की। तो कैपिटल का भी वही है, 2 करोड़ और डिवाइड में 20 लाख। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 1, कितना? 100 10। कितना बचा बेटा? 10। ओके तैयार। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया कंप्लीट। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स के लायक ये। और ऐसा क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आ सकते हैं बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 2 मार्क्स में। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, वो 2 मार्क्स का एक आता है। तो वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। इन ए पर्टिकुलर प्लांट, in a particular plant there are 10 workers manufacturing a single product and the output per month considering of 25 days of that particular product is 200. How much is the monthly productivity? सबसे पहला पॉइंट आगे बेटा, क्या पूछा क्वेश्चन में? मंथली प्रोडक्टिविटी। आप देखो ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में डेटा 10 तो वर्कर है, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं और पूरे मंथ के अंदर कितने दिन है? 25 डेज है। और पूरे मंथ के अंदर 25 डेज में कितना प्रोडक्ट बना? 200। मंथली प्रोडक्टिविटी पूछे बेटा,
क्या पूछा हमसे? मंथली प्रोडक्टिविटी। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर क्या करें मंथली प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए? तो ध्यान रखना बेटा, जब कभी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हो, नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हो और मंथ का आउटपुट दे रखा हो, तो मंथ के आउटपुट को डिवाइड करेंगे वर्कर से, तो निकल के आएगा मंथली प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। और मुझे निकालना हो पर डे का, तो बेटा पर डे से भी इसको डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 200 डिवाइड बाई 25 एक दिन का, और टोटल डिवाइड बाई 10 वर्कर, तो आपका निकल के आ जाएगा पर वर्कर पर डे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ मंथली प्रोडक्टिविटी, इसलिए यहाँ पर डे का रोल कुछ भी नहीं है। 25 दिन काम हो, 10 दिन काम हो, पूरे 30 दिन काम हो, 20 डेज काम हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्वेश्चन में मंथली प्रोडक्टिविटी, और पूरे मंथ का जो प्रोडक्शन है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 200। तो यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट बचता प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए, पर वर्कर। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे प्रेजेंटेशन, देखिए पता है ना बेटा, प्रोडक्टिविटी नाम आने से पता नहीं चलता कैसे करना है, इनपुट क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो निकालेंगे यहां पर मंथली प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। हाँ जी, मंथली प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। बेटा पूरे मंथ में टोटल आउटपुट कितना 200, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने 10, इज इक्वल टू टोटल वर्कर फॉर 10। ठीक है, तो 20 यूनिट पर वर्कर, एक वर्कर ने 20 यूनिट प्रोड्यूस की है पूरे 25 डेज में। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ इतना सही क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही बड़ा सॉल्व करना बेटा, और कुछ नहीं करना इसमें। और इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 चेक करेंगे अभी। वैसे तो होमवर्क में कर लेंगे इसको, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन है, चलो चेक कर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, एक सीमेंट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर एक सीमेंट फैक्ट्री है। हाँ जी, अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर कितना सन करना है। एक सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, मध्य प्रदेश में एक सीमेंट फैक्ट्री, जहां पर वर्क होता है 7 डे इन ए वीक, और 3 शिफ्ट में काम होता है पर डे, 3 शिफ्ट में काम होता है पर डे। और यहाँ पर हैवी मेंटेनेंस इन द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ अराउंडिंग 2 आवर्स। जब फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होती है तो लगभग 2 आवर्स का टाइम पहली शिफ्ट का कहा जाता है मेंटेनेंस। ठीक है, और रेगुलरली यहां पर 100 वर्कर काम करते हैं। ओके, और एक सीमेंट बनाते हैं जिसमें लिखा हुआ पीपीसी सीमेंट। यहां पर ओके, यहां पर एक सीमेंट बनाती है कंपनी, पीपीसी सीमेंट लिखा हुआ पीपीसी। और यहां कहते हैं द आउटपुट पर मंथ इज अराउंड 2500 टन ऑफ पीपीसी। सर लगभग कितना माल बनता है? 2500 टन पीपीसी माल बनके तैयार होता है। फाइंड द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, देखो यहां पे आगे ना बेटा, फाइंड द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। पर वर्कर की हमें क्या बतानी है? प्रोडक्टिविटी बतानी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने? 100। ओके, और टोटल आउटपुट कितना? 2500 टन ऑफ पीपीसी। तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया, पर वर्कर के निकालोगे तो सर 2500 टन डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 25 टन पर वर्कर बनाता है 7 दिन के अंदर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, अब दोबारा से आ जाइए बेटा, क्वेश्चन 1 हो गया हमारा, 16 हो गया, 10 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। टू पे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देयर आर टू इंडस्ट्री ए एंड बी। हाँ जी, देयर आर टू इंडस्ट्री ए एंड बी मैन्युफैक्चरिंग हॉट कंप्लाई, the standard time per piece is 15 minutes. The output of two small scale industry is 30 and 20 respectively per shift of 8 hours. Find the productivity of each per shift of 8 hours. What is the expected production of each per worker, per week of 6 day? कहता क्वेश्चन के अंदर बेटा दो इंडस्ट्री है ए और बी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एक प्रोडक्ट, दोनों इंडस्ट्री ए और बी प्रोडक्ट रखती है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एक प्रोडक्ट। ए ने बनाया कितना 30 यूनिट और बी ने बनाया 20 यूनिट, कितने टाइम में 8 आवर्स की शिफ्ट में। इसका मतलब एक दिन के अंदर ए ने बनाया 30 यूनिट, बी ने बनाई 20 यूनिट 8 आवर्स। अब क्वेश्चन में कहता है स्टैंडर्ड टाइम जो होता है बेटा एक पीस को बनाने के लिए वो 15 मिनट है। आपको बतानी है प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच, दोनों की प्रोडक्टिविटी बतानी है पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, और लास्ट में एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन बताना ईच पर वीक का, और पर वीक में कितने दिन है 6 दिन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, समझिए। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे पूछा प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए, तो 2 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को समझें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि जो एक यूनिट को बनाने में समय लगता है वो है 15 मिनट, स्टैंडर्ड टाइम कितना 15 मिनट। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल लेंगे किसका, 8 आवर्स की शिफ्ट का। पहले फार्मूला लिख देता हूं, चलो। प्रोडक्टिविटी परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या फार्मूला होगा, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड में स्टैंडर्ड आउटपुट। हाँ जी, अब क्वेश्चन में देखिए बेटा एक्चुअल आउटपुट तो दोनों का गिवन है, ए का भी और बी का भी, सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये लीजिए कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 8 आवर्स शिफ्ट। बेटा 8 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, 60 मिनट से, तो हमारे निकल के आएंगे टोटल मिनट। और एक यूनिट को बनाने में जो स्टैंडर्ड टाइम लगता है वो लगता है 15 मिनट। कितना, 15 मिनट। तो बेटा टोटल आउटपुट आ जाएगा आपका 32 यूनिट। इसका मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो कितना, 32 यूनिट, और ए ने बनाया कितना था, एक्चुअल में ए का था हमारे पास 30 यूनिट और बी का था 20 यूनिट। तो फार्मूला लगाते, हाँ जी, पहले लिखते हैं इन दोनों को। एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट ऑफ ए, एक्चुअल आउटपुट ऑफ ए कितने समय का है, एक्चुअल आउटपुट ऑफ 8 आवर्स ऑफ ए कितना, क्वेश्चन में गिवन है 30 यूनिट, और एक्चुअल आउटपुट ऑफ 8 आवर्स किसका, बी का 20 यूनिट। फार्मूला पता ही है प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्टिविटी ऑफ ए परसेंटेज में निकालेंगे तो
ए का एक्चुअल आउटपुट 30 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट 32 यूनिट इंटू 100 इजिकल टू 93.75%। प्रोडक्टिविटी ऑफ बी, एक्चुअल आउटपुट कितना है 20, स्टैंडर्ड कितना है 32 इंटू 100 इजिकल टू कितना आ गया 62.5। ये हमारा प्रोडक्टिविटी आ गई ए और बी की। अब क्वेश्चन में पूछ लिया हमसे, हाँ जी, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऊपर कर देता हूं इसको। expected production of 1 week, expected production of 1 week, ठीक है। अब ए का बताइए बेटा, सर ए का एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना होगा 1 वीक में? तो हमने देखा बेटा जो ए इंडस्ट्री है वो प्रोडक्ट बनाती है एक दिन के अंदर कितना सर 30 यूनिट, और यहां पर 1 वीक में कितना बनेगा? तो सर वीक में दे तो रखे 6 डेज, तो सर 6 डेज से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएंगे लगभग एक्सपेक्टेड कितना 180 यूनिट। और सर बी का 20 इंटू 6 डेज 120 यूनिट। क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहां बात आती है कि सर यहां पर हम स्टैंडर्ड क्यों नहीं निकाले, एक्चुअल के बेस पे क्यों निकालते, जबकि हमें पता है तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो कितना है, वो तो 32 यूनिट का, और यहां पर हमने किसके बेस पर निकाला एक्चुअल के बेस पर। तो सर एक्चुअल के बेस पर एक्सपेक्टेड इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो बेटा वर्करों का परफॉर्मेंस है या उस इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए जो हमने देखा कि जो एक्चुअल में ये प्रोडक्शन करते हैं कितना करते हैं एक दिन के अंदर, और यदि उसी के बेस पर हम आगे अनुमान लगाते हैं एक्सपेक्टेड निकालते हैं तो सर उसी को ध्यान में रख के निकालते हैं ना कि स्टैंडर्ड। जैसे एग्जाम्पल समझने के लिए 2-3 पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाने के लिए आता हूं, मान लीजिए 2:30 से मेरा बैच है, 2:30 से लेकर कितना मेरा बैच है 5 o'clock तक, और पहले दिन मैं आया आपकी क्लास के अंदर 3 o'clock, सेकेंड डे भी 3 o'clock, थर्ड डे भी 3 o'clock, फोर्थ डे भी 3 o'clock। तो आपने देखा 4 दिन के अंदर लगातार टाइम बेशक मेरे पास कितना है, टाइम मेरे पास लगभग कितना है 2.5 घंटा, 2:30 से 5 o'clock, ठीक है। और लेकिन मैं आता कितने बजे हमेशा 3 बजे, 3 बजे से पहले मैं कभी क्लास में नहीं आया, और मैं कहता हूं सर एक चैप्टर मुझे कराना है, एक चैप्टर मुझे कराना है, और उस चैप्टर को कराने में टोटल टाइम लगेगा 10 आवर्स। तो बता सकते हैं लगभग एक्सपेक्टेड कितने दिन लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में? तो सर मैंने कहा 4 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि सर मेरा जो क्लास का टाइम है 2:30 से 5 o'clock, 2.5 घंटे का टाइम है, तो मैं 2.5 से डिवाइड कर दूंगा 10 को, तो सर 4 डे। नो सर ये मेरे लिए स्टैंडर्ड टाइम था 2:30 से 5, लेकिन जो एक्चुअल की मैं बात करूं तो एक्चुअल में जो मैं आता हूं पढ़ाने के लिए वो 3 o'clock से 5 o'clock, इसका मतलब 2 आवर्स। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 10 को किससे 2 से, एक्चुअल से, तो कितना लगेगा 5। इसका मतलब मैं निकाल सकता हूं एक दिन के अंदर जो मेरा काम होता है, मैं पढ़ाता हूं सिर्फ 2 घंटे पढ़ाता हूं, तो 10 आवर्स का जो काम है वो कितने दिन में पढ़ाऊंगा 5 में, या मैं कह सकता हूं पर डे में 2 आवर्स पढ़ाता हूं। ये मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल टाइम में 2 घंटे देता हूं, तो सर 1 वीक में मैं कितना टाइम कितने आवर्स पढ़ाऊंगा आपको, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यदि 1 वीक में 7 डेज लेके चलेंगे और 6 डेज लेके चलेंगे तो 6 से। वो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन पे गिवन करता है, तो क्वेश्चन में 7 डेज दिए या फिर 6 डेज दिए।
नहीं क्वेश्चन में गिवन है कुछ भी, तो हम कोई भी 6 या 7 एज्यूम करके आंसर निकाल सकते हैं, उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, बस ये देखना चाहते हैं। देखो एग्जामिनर को पता है कि सर 30 को 6 से मल्टीप्लाई करना, 20 को 6 से करना, ये तो बच्चा आसानी से निकाल सकता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इस पॉइंट इसलिए कि बच्चे इसको स्टैंडर्ड से निकालते हैं या फिर एक्चुअल से निकालते हैं, इस वजह से ये पॉइंट दिया गया है। यहाँ भी बच्चे गलती कर जाते हैं, ए और बी का एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग निकाल देते कुछ स्टूडेंट और कुछ एक्चुअल के अकॉर्डिंग। तो ये पता होना चाहिए कंफर्म हमें किसके अकॉर्डिंग निकालना है। हमेशा किसके अकॉर्डिंग निकालोगे? एक्चुअल के अकॉर्डिंग, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बेस पर एक क्वेश्चन है, आप चेक करिए कौन सा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, होमवर्क में करना। प्रेजेंटेशन आपको सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही समझा दूंगा, छोटा सा पॉइंट है। ये है 17, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17। कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ टू प्लांट ऑफ तंबाकू कंपनी। एक कंपनी तंबाकू बनाती है, ठीक है, वो टू डिफरेंट स्टेट में, है उनका प्लान। एक्स और वाई, सॉरी वाई और जेड नाम दे रखा स्टेट का। इन 8 आवर्स की शिफ्ट में काम होता है। स्टैंडर्ड टाइम इन मैन्युफैक्चरिंग तंबाकू पैकेट इन 10 मिनट। एक पैकेट को पैक करने में, तैयार होने में जो समय लगता है, वो एक पैकेट को कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग होने में जो टाइम लगता है वो 10 मिनट लगता है। द आउटपुट वाई के अंदर आया 40 और जेड के अंदर आया 50। कितने टाइम में? 1 शिफ्ट के अंदर। आपको इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन बताना है और आपको पहले स्टार्टिंग बताई कंपेयर द प्रोडक्टिविटी, और दोनों की प्रोडक्टिविटी कंपेयर करनी है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखोगे आप, तो बेटा आपको टाइम गिवन नहीं है कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, सॉरी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन निकालना है वो कितने समय का निकालना है। लिखा हुआ 1 वीक। सर 1 वीक में जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम पूरे 7 डेज लेके चलेंगे। क्वेश्चन में स्पेशल लिखा रहता है कि 6 डे, तो हम 6 डे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम सिंपल सा देख लें, प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्लांट इन 1 वीक। तो 1 वीक में क्या करेंगे सर, वाई की बनती है 40 यूनिट, तो 40 को 40 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो कितना हो जाएगा 280। ये आ गया आंसर। 55 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 385। ठीक है, ये आ गया आंसर। क्या करा हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 डेज से, ठीक है 280, और सर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 7 डेज से एक्सपेक्टेड के लिए, तो ये आ जाएगा 385। लीजिए एक आंसर आ गया। दूसरा हमें निकालने प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए क्या करेंगे सर, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है 10 मिनट, तो और शिफ्ट कितने का आवर की है? 8 आवर्स की। तो यहां पे देखिए बेटा 8 इंटू 60 डिवाइड बाई 10, ये हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो ये हो गया 8 इंटू 60 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 48। जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए वो 58 होना चाहिए, लेकिन वाई ने कितनी बनाई है? 40। का मतलब एक्चुअल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इनटू 100। हाँ जी, 40 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 83.33%। ये भी आंसर आपका मैच हो गया। और जेड का निकालेंगे तो जेड इज इक्वल टू, कितना, जेड ने कितनी बनाई? 55। 55 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, चेक कर लीजिए। 55 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, सर ये आ जाएगा 114.5। या ठीक है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। प्रेजेंटेशन आप इसको घर से करेंगे, आंसर मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व।
आप इसके बाद आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 निकालें। ये लीजिए बेटा, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इंसेंटिव स्कीम proportionate production beyond proportionate production bonus beyond 100% परफॉर्मेंस लेवल। अंडरलाइन करें इसको बेटा। लिखा हुआ जो हमारे पास तो प्रोपोर्शनेट के बारे में बात कहा गया। इंसेंटिव स्कीम अलाउ करती है प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन बोनस कब? 100% के बाद यदि आपका परफॉर्मेंस लेवल आता है तो सर आपको प्रोपोर्शनेट बोनस मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्या क्या काम होता है। ऑपरेशन माने यहाँ पर क्या चीज हम बनाते हैं, क्या प्रोडक्शन हम करते हैं। तो लिखा हुआ ऑपरेशन में असेंबलिंग पॉकेट ट्रांजैक्शन रेडियो सेट। एक पॉकेट में रखने वाला छोटा सा रेडियो सेट बनाती है कंपनी। वर्क कंटेंट में क्या? 30 स्टैंडर्ड मिनट पर असेंबलिंग सेट। एक सेट को कंप्लीट बनाने में, असेंबलिंग करने में जो समय लगता है वो बेटा 30 लगता है, 30 मिनट स्टैंडर्ड मिनट। अटेंडेंस टाइम 8 आवर्स का मतलब है जो वर्करों की अटेंडेंस लगती है वो 8 आवर्स की शिफ्ट में। लेकिन टाइम इज स्पेंड ऑन अनमेजर्ड वर्क, यहां पर 2 आवर्स का टाइम ऐसा है जो प्रोडक्शन करने पे नहीं लगता। नंबर ऑफ सेट असेंबलिंग ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन के अंदर जो नंबर ऑफ सेट प्रोड्यूस होते हैं वो 15 और वेजेस रेट है यहाँ पर ₹4 पर आवर। अब क्वेश्चन में जो समझने की बात है वो क्या है, देखो ध्यान से। कैलकुलेट द अमाउंट, क्या कैलकुलेट करना है? इंसेंटिव बोनस निकालना। सेकंड पॉइंट में टोटल पेमेंट रिसीव बाय एन ऑपरेटर, पूरे दिन के अंदर एक ऑपरेटर को कितना पेमेंट रिसीव होता है। और थर्ड पार्ट में नेट लेबर की प्रोडक्टिविटी पूछा है आपसे, ठीक है, पर डे ऑपरेटर। तो पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बताइए बेटा, जो वर्कर है हमारे पास उसकी अटेंडेंस कितने टाइम की लगती है? 8 आवर। लेकिन जो प्रोडक्शन करता है वो सिर्फ 6 आवर ही प्रोडक्शन करता है, क्योंकि उस 8 आवर्स में से 2 आवर्स का टाइम ऐसा है जो प्रोडक्शन करने पे यूज नहीं किया जाता है। इसका मतलब सिर्फ 6 आवर ही प्रोडक्शन करने पर यूज करता है। और 6 आवर में ही इन्होंने जो प्रोडक्शन किया 15 यूनिट, ये इनका 6 आवर का ही प्रोडक्शन है। इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 6 आवर। तो मुझे क्या करना चाहिए कंपेयर करने के लिए, प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए? सर 6 आवर का निकाल लीजिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्चुअल आउटपुट ऑफ 6 आवर। हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट ऑफ 6 आवर कितना है? 15। समझ में आ गया 6 आवर कैसे आया? हाँ जी बेटा, 8 आवर्स की शिफ्ट में काम होता है, लेकिन 2 आवर्स का टाइम ऐसा है जिसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, अनमेजर्ड वर्क। यहां पर 6 आवर का हमारे पास एक्चुअल आउटपुट देना था, तो 6 आवर का ही हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 6 आवर इज इक्वल टू
6 आवर को मल्टीप्लाई कर दो बेटा कितने से, 60 से, तो निकल के आ जाएंगे मिनट। और एक यूनिट को बनाने में जो मिनट लगती हैं वो कितना क्वेश्चन में गिवन है, 30 मिनट। तो सर यूनिट बनेंगी हमारी 12। हाँ, कितनी यूनिट बनेंगी, 12। सर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए 12, लेकिन एक्चुअल में बनाया कितना, 15। इसका मतलब इनसे निकाल लेते परफॉर्मेंस लेवल। परफॉर्मेंस लेवल, इसी परफॉर्मेंस लेवल को कहा जाता है यहां पर प्रोडक्टिविटी लेवल। ठीक है, दोनों का मतलब यहां पे एक ही है इस क्वेश्चन के लिए, परफॉर्मेंस लेवल या फिर प्रोडक्टिविटी लेवल। तो यहां पर फार्मूला है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100 इज इक्वल टू 125%। सर यहां पर आ गया आपका परफॉर्मेंस लेवल कितना, 125%। इसका मतलब सर इसको बोनस मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने 100% से ज्यादा काम किया है। और लिखा हुआ क्या था, प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट का मतलब है 100% से ज्यादा जितना भी आप काम करोगे सर उसी प्रपोर्शनेट में आपको मिलेगा बोनस। इसका मतलब कितना मिलेगा बोनस, 25%, क्योंकि आपने 100 से ज्यादा कितना काम किया, 25% ज्यादा काम किया 100 से। तो इसलिए आपको बोनस भी कितना मिलेगा, 25%। किसका, जिस समय पर आपने काम किया उस समय। कैसे देखें, तो सर पहला पॉइंट आया था हमारा इंसेंटिव बोनस का। इंसेंटिव बोनस इज इक्वल टू, सर इंसेंटिव कितने समय का मिलना चाहिए, सर जिस समय में काम किया है, अटेंडेंस के बेस पे नहीं। आपने अटेंडेंस तो लगाई 8 घंटे की, लेकिन बेटा एक्चुअल में काम कितना हुआ, 6 आवर पर डे। काम कितना होता है, 6 आवर ही होता है। तो सर जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलेगा वो प्रोडक्शन के बेस पे मिलता है, ना कि सिर्फ अटेंडेंस के बेस पर। अटेंडेंस लगाई, काम कुछ नहीं किया, खाली बैठ के चले गए, बोनस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 6 आवर में जो आपने काम किया है सर उसी के बेस पर आपको प्रपोर्शनेट बोनस मिलेगा। कैसे, सर आपने काम किया 6 आवर, और क्वेश्चन में जो वेजेस का रेट है पर डे का नहीं है, आवर बेसिस पर। तो 6 आवर इंटू सर कितना रेट है, 4 रुपीज पर आवर, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 रुपीज बनते हैं। सर इस 24 रुपीज का ही 25% आपको मिलेगा बोनस, क्योंकि आपने 100% से ज्यादा जो काम किया वो कितना किया, 25% ज्यादा। तो ये आपके हो जाते हैं 6 रुपीज। ओके, 6 रुपए आपके किसके हो गए, बोनस के हो गए। आप आंसर चेक करिए, आपका आंसर 6 रुपीज ही है बोनस में। और सेकंड पॉइंट में क्या कहता है बेटा, देखिए साथ में, टोटल पेमेंट received by the worker per day। हाँ, पर डे वर्कर कितना अमाउंट रिसीव करता है, तो सर पर डे वर्कर जो अमाउंट रिसीव करता है, एक तो उसको मिलते हैं गारंटीड वेजेस। हाँ जी, गारंटीड वेजेस कौन सी है, सर काम हो या ना हो, सर मेरी 8 आवर्स की अटेंडेंस लग चुकी है, और सर जब 8 आवर्स की अटेंडेंस लग चुकी है तो सर मुझे तो 4 रुपीज पर आवर के बेस पर पेमेंट किया जाए। तो बेटा यहाँ पर वर्कर के लिए बताया गया प्रोडक्शन के बेस पे नहीं है बेसिस उसकी, वो आवर बेसिस पर है। अटेंडेंस लगी 8 आवर्स, तो 8 आवर्स के बेस पर 4 रुपीज के हिसाब से सर उसके हो जाते 32 रुपीज किसके, वेजिस के। ये तो मिलना ही मिलना। और यदि इन्होंने प्रोडक्शन करते इस समय में, चाहे 1 घंटे काम करें, चाहे 2 घंटे काम करें, या कितना भी करें, और उनका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है, तो सर उनको मिलता है बोनस।
तो जैसे हमारा पहले पार्ट में मिला है इंसेंटिव बोनस, तो सर इसमें इंसेंटिव बोनस भी तो उनको मिलेगा। इंसेंटिव बोनस को ऐड कर दिया जाए, कितना था इंसेंटिव बोनस इनका? सर इनका आया 6 रुपीज। तो सर टोटल अमाउंट कितनी मिली इस वर्कर को? सर इनका हो गया 38 रुपीज। अच्छा, वर्कर को कितना मिलता पर डे? 38 रुपीज। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? हाँ जी। अब थर्ड पार्ट, नेट लेबर प्रोडक्टिविटी। हाँ जी। अब यहां पर बताया गया नेट लेबर प्रोडक्टिविटी, तो ध्यान से समझना बेटा, लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे? सर एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ? 50 यूनिट का। फार्मूला भी लिख देता हूं पहले मैं आपको यहां पर। टोटल आउटपुट कौन सा? डिवाइड नंबर ऑफ वर्कर। सर टोटल प्रोडक्शन हुआ था 15 यूनिट का, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने थे? हाँ जी, वर्कर नहीं है इसमें, तो निकालेंगे आवर बेस। क्वेश्चन में वर्कर नहीं बताया, तो क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ आवर। 15 यूनिट जो बनी है, 15 यूनिट जो बनी है, वो कितने टाइम में बनी है? 6 आवर में। तो 1 आवर में कितनी बनी? 2.5। तो नेट लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर। लीजिए, ये तीनों पार्ट हमारे यहां पर सॉल्व हो गए। कॉपी कर लेना इनको, और इसी के बेस पर एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को चेक कराता हूं। आंसर आपके मैच हो रहे तीनों, देख लेते हैं। 638 2.5। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2017 में आया था। 6 मार्क्स में 2 मार्क्स के 3 पॉइंट है बेटा। ये होमवर्क में है, प्रेजेंटेशन आप होमवर्क में करोगे, बाकी मैं सिंपल ऐसे ही समझा देता हूं आपको। देखो यहाँ पे बोला एन इंसेंटिव स्कीम अलाउ प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन बोनस बियॉन्ड 100% परफॉर्मेंस लेवल। सेम लैंग्वेज, सेम है सब कुछ। और यहाँ देखिए वर्क कंटेंट में क्या बना था? वही रेडियो ट्रांजेक्शन सेट ऑपरेशन। वर्क कंटेंट 30 मिनट की जगह 40 मिनट है स्टैंडर्ड टाइम। अटेंडेंस टाइम 8 आवर्स। स्पेंड अनमेजर वर्क पर कितना? 3 आवर्स। टोटल सेट कितने बनाए? 10, और वेजेस का रेट 5 रुपीज। तो पहले नंबर पर हमें निकालना बोनस, तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन देख लेते हैं। शॉर्ट में बताता हूं स्टैंडर्ड। हाँ जी, स्टैंडर्ड आउटपुट। हाँ जी, कितना आएगा स्टैंडर्ड आउटपुट? सर ये जो काम किया है, ये कितने टाइम में किया है? 5 में। 8 माइनस 3 कितना? 5 में किया। इसका मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालूंगा 5 के हिसाब से। 5 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 कितना आ जाएगा? 7.5 यूनिट। कितना आया बेटा? 7.5 यूनिट। अब 7.5 यूनिट तो स्टैंडर्ड हो गया। परफॉर्मेंस निकालना तो क्या करेंगे? परफॉर्मेंस लेवल इज इक्वल टू एक्चुअल बनाई 10, बनानी थी 7.5 इंटू 100। बताइए कितना आ गया परफॉर्मेंस लेवल? 10 डिवाइड बाई 7.5 इंटू 100। सर 133.33%। 133.33%। इसका मतलब ये जो पार्ट है 33.33%, इसका मिलेगा बोनस। और बोनस कैसे मिलेगा? तो ये लीजिए। हाँ जी,
देखें बोनस कैसे। सर इन्होंने काम किया एक्चुअल में 5 घंटे, 5 रुपए पर आवर का रेट है इसका 33.33%। ठीक है, 25 का 33.33%। सर ये आ जाएगा आपका 8.33 रुपीज। ये आपका आंसर आगे पहले। हाँ सेकंड भी निकल जाएगा, थर्ड भी निकाल लोगे आसानी से, हो जाएगा ना बेटा। हाँ आसानी से निकल जाए कैसे, वेजिस निकल जाए कैसे। सर आपने काम कितने घंटे किया, 5 रुपए के हिसाब से टोटल 8 घंटे, सर 40 रुपए आपकी बेसिक वेजिस हो गई, और सर 8 रुपए 33 पैसे आपका ये हो गया, तो 48.33 ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। और टू सेट, सर आपने टोटल यूनिट बनाई 10 कितने टाइम में, 5 में, तो 2 ये आपका ये। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। और देख सकते हो 2 × 3 × 6 मार्क्स, जून 2017। बेटा ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, 2017 में 2 × 3 6 मार्क्स में आया था। ठीक है, कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में। ये क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। प्रेजेंटेशन आप घर से करेंगे, के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। कंप्यूट द प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर विद द फॉलोइंग डाटा, आल्सो ड्रॉ योर इंटरप्रिटेशन। हाँ जी देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, मंथ जनवरी फरवरी मार्च, नंबर ऑफ मशीन एम्प्लॉयड 400, 550, 580, वर्किंग आवर 220, 180, 220, और प्रोडक्शन यूनिट 99,000, 1 लाख और 1,25,000। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया था, 4 मार्क्स में आया था जून 2016 में। और सॉल्यूशन कितना करना, कैसे करना, कितना इजी पार्ट है तो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन थे, मंथ, नंबर ऑफ मशीन एम्प्लॉयड, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वो सब कुछ उतार दिया हमने यहां पर। हाँ जी, वर्किंग आवर और यहां पर प्रोडक्शन। हाँ ध्यान से समझें बेटा, ये हमारा जैन फेब मार्च। ओके, यहां क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ मशीन एम्प्लॉयड कितने, 400, 550, 580
ये वर्किंग आवर 220, 180 और नीचे भी हमारा 220। एक बार चेक करें, टू 180, 220, ओके। 580, 550 और ये 400, और ये हमारा 99,000, ये 1 लाख प्रोडक्शन है, और ये बेटा 1,25,000। अब यहाँ पर जो हमें कैलकुलेट करनी है वो करनी है, देखिए ये तो हमारी वैल्यू आ गई आउटपुट की। यहां देखना टोटल मशीन आवर हमने कितने यूज करे, ये कैलकुलेट करना सिर्फ पार्ट। हाँ जी, ये वाला पार्ट। तो देखिए बेटा मशीन एम्प्लॉय कितने, 400, और वर्किंग आवर कितने, 220। सर 400 इंटू 220 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये आ जाता है आपका 88,000। 550 इंटू 180, ये आ जाता आपका 99,000 आवर। और ये बेटा आपका 580 इंटू 220, क्या करें, 1,27,600। ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। इस टेबल में किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, इससे इजी टेबल क्या मिलेगी, सब कुछ तो क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ हमने एक ही तो पार्ट बनाया बेटा, इसमें सिर्फ हमने यही तो टेबल बनाई है। इस टेबल में भी करा क्या है, ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ आपस में दोनों की मल्टीप्लाई तो करें। ये आगे मशीन आवर। अब मैं यहां पर आपको निकालता हूं प्रोडक्टिविटी। हाँ जी, प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर। सबसे पहले हम निकालेंगे जनवरी की। तो देखिए जनवरी में सर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, सर जनवरी में आपने 99,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, और सर इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए मशीन आवर यूज करे हमने 88,000। 99,000 यूनिट डिवाइड बाय 88,000 आवर। तो सर एक आवर के अंदर जो यूनिट बनी वो बनी है 1.125। और फैब में, सर फैब में प्रोडक्शन हुआ 1 लाख का, 1 लाख यूनिट का। और सर यूज कितने घंटे किए, 99,000 आवर। कितना आ गया, 1.01। और मार्च में बेटा यूनिट बनाई हमने 1,25,000, और आवर यूज करे 1,27,600। तो यहां पर 0.980 आ गया, 9.80। अब देखो यहां से लॉजिक बात, प्रोडक्टिविटी निकाल ली, हमें इंटरप्रिटेशन क्या देनी है। तो मैंने लिखा हुआ इंटरप्रिटेशन एक बार यहां समझ लो। देखिए बेटा, यदि हम प्रोडक्शन के बेस पे देखें तो हमें क्या लगता है बेटा, जनवरी में यूनिट कितनी बनी, 99,000, फरवरी में 1 लाख, मार्च में 1,25,000। हम बड़े खुश हो रहे हैं कि सर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता हुआ जा रहा है। एम्प्लॉय भी कह सकते हैं कि सर हर महीने हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम प्रोडक्टिविटी को चेक करते हैं तो पता चलता है सर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रहा है,
लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। कैसे? तो देखिए बेटा, जनवरी की प्रोडक्टिविटी क्या थी? जनवरी की प्रोडक्टिविटी क्या थी सर? 1.125। और फरवरी की कितनी हो गई? 1.01। और सर मार्च की कितनी हो गई? 0.98। इसका मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे इंक्रीज प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री को चाहिए हायर प्रोडक्टिविटी। इसलिए हम सिर्फ प्रोडक्शन को देख के काम नहीं कर सकते, हमें प्रोडक्शन के साथ साथ चेक करना होता है उनकी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि यहां पर 99,000 यूनिट आपने जनवरी में बनाई, तो सर मशीन आवर भी तो हमारे कितने लगे थे? 88,000। यदि प्रोडक्शन हमारा फरवरी में 1 लाख यूनिट हो गया, 1,000 बढ़ भी गया यूनिट, तो सर प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे आवर भी तो बढ़ गए। आवर लग गए 99,000, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी बढ़ सकती है और हमें लॉस हो सकता है। और 1 लाख की जगह यहां बन गया 1,25,000 मार्च में, तो सर आवर भी तो बढ़ गए, 1,27,600 हो गए 99। इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी। इसलिए ये इंक्रीज वाला बेस, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के बेस पर प्रोडक्टिविटी हो रही डिक्रीज और हमारा प्रोडक्शन हो रहा इंक्रीज। तो हम प्रोडक्शन के बेस पर डिसीजन नहीं लेंगे। किसके बेस पे लेंगे? आपका प्रोडक्टिविटी के बेस पे। चेक करें इंटरप्रिटेशन में मुझे क्या लिखना। जी हाँ जी, आंसर आपका मैच हो रहा। इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे थ्रू द टोटल प्रोडक्शन इन नंबर ऑफ यूनिट इज इंक्रीजिंग। हाँ जी, जो हमारा प्रोडक्शन है बेटा नंबर ऑफ यूनिट का, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। द प्रोडक्टिविटी इज डिक्लाइन, और प्रोडक्टिविटी हमारी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा 7 कंप्लीट हो गया। इंटरप्रिटेशन लिख दी मैंने। अब इसके बेस पर आप चेक करेंगे तो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 7 था, यही 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, जून 2016 में आया। इसी के बाद सर एक बार दिसंबर 2015 में भी 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में। और आउटपुट आप देखोगे तो सर आउटपुट सेम, थोड़ा सा एक चेंज करा, यहाँ पर 99,000 की जगह वही 99,000 है, 1 लाख है। यहाँ पर लास्ट वाले में चेंज कर दिया, 1,35,000 कर दिया 20 की जगह। सब कुछ सेम है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या है आपका, थोड़ा सा जुलाई अगस्त सितंबर कर दे, जनवरी फरवरी मार्च की जगह, और बाकी इस डाटा में थोड़ा सा चेंजिंग किया। तो ये क्वेश्चन आपको 8 करना होमवर्क में, करने के लिए कुछ है ही नहीं, और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका होमवर्क। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी चेक करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी चेक करें। सर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो सेम है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 और 8 तो सेम है, आंसर भी सेम है, सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट भी सेम है। चेक कर लीजिए आप, सिर्फ क्या हुआ बेटा, जुलाई अगस्त सितंबर की जगह मार्च अप्रैल मई कर दिया, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया था जून 2024 में। जून 2020 सॉरी 24 नहीं बेटा 14 में, सॉरी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था जून 2014 में, और सिमिलर क्वेश्चन दिसंबर 2015 में आया, फिर जून में आया, आपका 2017 में आया। तो ये चारों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और एक और क्वेश्चन है मेरे पास ऐसा ही, जो भी एग्जाम से रिलेटिव है, देख लेते हैं। ये भी आपका होमवर्क में ही करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो होमवर्क में करके लाना, मैं समझा देता हूं। आंसर एक एक पॉइंट का ही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, और ये 11 भी देखिए, 11 भी सेम 7 मार्क्स में आया बेटा दिसंबर 2016 में। तो आप देखिए 14 में भी आया, 2014 में भी क्वेश्चन आया, 2014 में भी आया, 15 में भी आया, 16 में भी आया, और 17 में भी आया। इसका मतलब जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में,
तो लगातार हर साल क्वेश्चन आया, दिसंबर जून 14 में आया, ठीक है, और आपका दिसंबर 15 में आया, और यहां पर क्वेश्चन ये 7 मार्क्स में पूछ लिया आपका दिसंबर 16 में, और फिर जून 17 में भी आ गया, ठीक है, जून 16 में भी आया। तो कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका आप देख सकते हो। और कितना सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। अब एक क्वेश्चन और लास्ट इसका, इसी से मेथड से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 20। जी लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। अब इस क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या चीज, कुछ नया पॉइंट लग रहा है आपको? नहीं। देखिए, फाइंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ आईटी फर्म इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अचीव फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड कमेंट। करना क्या है सर, यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिला के, यहां पर क्वेश्चन मंथ की जगह क्वार्टर में, क्वार्टर 1 2 3 4, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय आगे, वर्किंग आवर आगे, बिजनेस अचीव आ गया, यहां रुपीस में दे दिया यूनिट की जगह पर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को मल्टीप्लाई करना वर्किंग आवर में, जो आ जाएगा उसको आपको क्या करना है, बिजनेस अचीव कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 का मतलब कितना है 10 लाख रुपीस डिवाइड बाय जो हमारा 1600 इंटू 800 करोगे उससे डिवाइड कर देना। तो आपका ये क्वार्टर 1 का, ये क्वार्टर 2 का, ऐसे 3 का, ऐसे 4 का निकाल लोगे और इंटरप्रिटेशन लिख दोगे जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ। From the above data, we can say that the productivity of quarter 3 is best। क्योंकि यहाँ पर देखो चारों के क्वार्टर की हमने प्रोडक्टिविटी निकाली है, तो थर्ड क्वार्टर की जो प्रोडक्टिविटी वो हाई है कंपेयर टू क्वार्टर 2 1 एंड 4। ये सिर्फ इतना सा आंसर है और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये क्वेश्चन आपको प्रेजेंटेशन होमवर्क में करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। आज की इस क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।